तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 17। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोगों ने सारी इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया था। आज मैं दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग है अपनी अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे अब। तो क्या होगा? हाँ जी, मैंने पहले ही बताया था क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में तो हम लोग करते हैं कि भाई कौन डिपॉजिट होगा, क्वांटिटेटिव में करेंगे कितना डिपॉजिट होगा। उसके लिए हमें दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। फैराडेज लॉ, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा। हाँ, उसके लिए हम दो लॉ पढ़ेंगे बेटा, दैट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने दो लॉज दिए थे जिससे हम पता लगाएंगे कि कौन डिपॉजिट होगा और कितना कितना डिपॉजिट होगा। तो फैराडे ने दो लॉज दिए हैं, वही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, वही हमें पढ़ने हैं। तो फैराडे का पहला लॉ है, इन लॉ से हम लोग फिर क्या कर पाएंगे, इन लॉज की हेल्प से फिर हम लोग बता पाएंगे कौन कितना डिपॉजिट होगा। ये कौन डिपॉजिट होगा ये तो पता लगा लिया, लेकिन कितना डिपॉजिट होगा ये पता लगाएंगे हम लोग फैराडेज लॉ से। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है, पहला डेफिनेशन लिखाता हूं फिर समझाऊंगा। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, the amount of any substance that is deposited or liberated, that is deposited or liberated at an electrode, is directly proportional to quantity of electricity ब्रैकेट में लिखूंगा चार्ज, quantity of electricity passing through cell, मतलब क्या है बेटा इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब है, अब हम जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो मेरे को पता है दो इलेक्ट्रोड्स ले लेता हूं, दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो जितना ज्यादा चार्ज हम इस बैटरी से प्रोवाइड कराएंगे, मतलब बैटरी जितना ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कराएगी इस मेटल पर, इस इलेक्ट्रोड पर, उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज बैटरी देगी उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा, दैट इज द फर्स्ट लॉ। यही क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं तो W इज प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख रहा हूं मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। W किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? Q के। जितना ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कराओगे मास भी उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कराओगे मास उतना ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज Z। तो एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू ZQ। ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाता है जो तुम्हें याद रखना है, W इज इक्वल टू ZQ। यहाँ पर ये Z क्या है, बात आती है ये Z क्या होगा। हाँ जी, व्हाट इज Z? Z is known as, where Z is electrochemical equivalent। Z क्या होता है बेटा? Z is electrochemical equivalent, याद रखना Z होता है electrochemical equivalent। ठीक है, होता क्या है ये electrochemical equivalent? अगर मैं Q को 1 पुट कर दूं
if Q is equal to 1 coulomb, then W is equal to Z. अगर मैंने चार्ज 1 coulomb पुट कर दिया तो वेट कितना हो जाएगा? Z के बराबर। मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे Z को? Z को डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, डिफाइन कर देंगे बेटा। therefore electrochemical equivalent is defined as electrochemical equivalent is defined as the mass deposited or liberated at an electrode on passing 1 coulomb of charge. डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? डेफिनेशन बड़ी सिंपल हो गई। अगर तुमने यहाँ पर Q को 1 पुट करा तो W Z के बराबर आ गया। इसका मतलब जब 1 कूलाम चार्ज पास कराते हैं, जब बैटरी 1 कूलाम चार्ज प्रोवाइड करेगी, तो जितना मास डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें चार्ज ना पता हो, करंट पता हो, तो कैसे निकालोगे? करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन तो पता ही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू जेड क्यू भी होता है और जेड आई टी भी होता है। एक ही बात है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। W इज इक्वल टू जेड क्यू या जेड आई टी। ठीक है, W इज इक्वल टू जेड आई टी पता होना चाहिए बेटा। W इज इक्वल टू जेड आई टी, ये अपना फॉर्मूला आ गया। एक ही बात है, जेड क्यू लिख लो या जेड आई टी लिख लो, क्या सा अंतर पड़ेगा दोनों में? W इज इक्वल टू जेड क्यू या जेड आई टी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा W का। अब बेटा एक चीज और करा रहा हूं मैं। Z की डेफिनेशन तो मैंने बता दी, ठीक है। Z की डेफिनेशन मैंने बता दी, तो मैं एक चीज लिखा रहा हूं। Z कैन बी related to equivalent weight in the following manner. इसका मतलब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं Z के बीच में और इक्विवेलेंट वेट के बीच में, अब तुमने रेडॉक्स में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, गिवन वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? हाँ जी, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। पता है ना इक्विवेलेंट वेट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। मैं यहां लिख दूं क्या? बताइए तुम्हें। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, याद होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इस Z के बीच में और इस इक्विवेलेंट वेट के बीच में एक रिलेशन निकालना चाह रहा हूं, क्या होगा? ठीक है, चलो किसी को अगर ना पता हो तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा। हाँ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। सबको पता होना चाहिए वैसे तो। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और ये एन फैक्टर क्या होता है ये भी पता होगा। एन फैक्टर number of moles of electron exchanged, for 1 mole of substance, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है कि भाई रेडॉक्स का 11th क्लास का याद किसी बच्चे को ना हो तो पता होना चाहिए भाई, काम आएगा यहाँ पर। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर कैसे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फॉर 1, मतलब एक मोल जिसका भी सब्सटेंस का भी एन फैक्टर निकाल रहे हो, तो एक मोल उसके एक मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। एक मोल सब्सटेंस के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते हैं हम लोग एन फैक्टर। एक मोल सब्सटेंस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमें क्या करना है बेटा? हमें करना है बच्चा Z और इक्विवेलेंट वेट के बीच में रिलेशन। ठीक है, चलो मान लिया किसी इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है, A n प्लस
प्लस n इलेक्ट्रॉन से बन रहा है बेटा A सॉलिड। मतलब किसी इलेक्ट्रोड पर क्या डिपॉजिट हो रहा है? A डिपॉजिट हो रहा है। ये क्या रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और A सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। किस पे, किस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा होगा? कैथोड पर। ये रिएक्शन जो हो रही होगी वो किस पर हो रही होगी? ऑब्वियसली कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही होगी। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बताओ, अगर कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है, मतलब कैथोड पर A मेटल डिपॉजिट हो रहा है, कितने मोल डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल। और 1 मोल A डिपॉजिट करने में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। सब दिख रहा है? 1 मोल, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट n है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? काम आ रहे हैं, है ना? तो मतलब मैं लिख देता हूं इसको कि टू डिपोजिट 1 mole of A, 1 mole of A, n moles of electrons are required. कितने? 1 मोल A अगर डिपॉजिट कराना है तो कितने इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज हो रहे हैं? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने फेराडे बताया था। फेराडे का मतलब क्या होता है? एक फेराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक फेराडे मतलब 1 मोल, पहले बता चुका हूं। 1 फेराडे इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? n मोल्स। मतलब यहाँ पर तुमने जो चार्ज पास किया गया होगा वो कितने मोल ऑफ, कितना फेराडे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? n फेराडे। मतलब मैं लिख दूं कि n फेराडे कूलम्ब चार्ज से कितने मोल हो रहा है? 1 मोल A डिपॉजिट हो रहा है। n फेराडे कूलम्ब चार्ज पास कराओगे तो 1 मोल A डिपॉजिट होगा। ठीक है, 1 कूलम्ब, देयरफॉर 1 कूलम्ब चार्ज पास कराओगे तो, हाँ भाई, n फेराडे कूलम्ब चार्ज पास कराओगे तो 1 मोल डिपॉजिट होगा। 1 कूलम्ब चार्ज पास कराओगे तो कितना डिपॉजिट होगा? 1 अपॉन nf, 1 अपॉन nf। हाँ या ना? 1 कूलम्ब चार्ज पास कराओगे तो कितना डिपॉजिट होगा भाई? इतने के लिए इतना, तो 1 के लिए कितना डिवाइड कर दिया, इतने मोल A क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ठीक है बेटा, इतने मोल A डिपॉजिट होगा। इतने मोल मतलब मास कैसे निकाल लेंगे? 1 अपॉन nf। मोल्स पता होते तो मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मोलर मास? मोलर मास किसका? A का। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, इसे देखो, मोलर मास ऑफ A डिवाइड बाई n। n का मतलब क्या है? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इतने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। ये मतलब ये क्या है? n फैक्टर ही तो है। अरे भैया, जितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वही क्या है? n फैक्टर ही तो है ये। 1 मोल A के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? n मोल, मतलब n क्या है? n फैक्टर। तो मोलर मास अपॉन n फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास अपॉन n फैक्टर, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया इक्विवेलेंट वेट किसका? A का, डिवाइड बाय F। अच्छा, इतने ग्राम क्यों? इतने मोल्स डिपॉजिट हो रहा था, मास निकालने के लिए मोलर मास से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मोलर मास अपॉन n फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट? जो डिपॉजिट हो रहा है। ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट वेट किसका? इसका नहीं, जो डिपॉजिट हो रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन F। तो 1 कूलम्ब चार्ज पास कराओगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन फेराडे इतने ग्राम डिपॉजिट होगा। और अभी मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई थी? डेफिनेशन पढ़ो। 1 कूलम्ब चार्ज पास कराने पर जितना मास डिपॉजिट होता है वही तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। 1 कूलम्ब चार्ज पास कराने पर जितना मास डिपॉजिट होता है वही किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। देयरफॉर Z इज इक्वल टू E अपॉन F। Z इज इक्वल टू E अपॉन F। ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है तुम्हें। ठीक है बेटा, Z का फॉर्मूला होता है E अपॉन F। Z क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। E क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट वेट। और F क्या है? फेराडे, दैट इज 96,500 कूलम्ब्स। 96,500 कूलम्ब्स ये उसकी वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया अब यहाँ पर? हमारा फॉर्मूला बन गया, देयरफॉर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड
deposited, W is equal to ZQ is equal to E upon F into Q या E upon F into I T। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना बन गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है ना? W is equal to ZQ या E upon FQ या E upon F into IT, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। तो बस ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई बेटा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो इक्विवेलेंट वेट अपॉन F के इक्वल होता है। तो जो सब्सटेंस तुम्हें निकालना है भाई कितना डिपॉजिट होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला लगा देना W बराबर ZQ। अब तुम्हें क्या दे देगा, या तो चार्ज दे देगा या करंट दे देगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना सही होगा, या तो तुम्हें चार्ज दे दिया करेगा या करंट दे दिया करेगा। ठीक है, बस इतना सा याद रख लोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कराता हूं मैं, जैसे मैं पूछ रहा हूं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in the following, calculate amount of electricity in the following। पहला है to oxidize या to oxidize की जगह मैं लिख देता हूं बेटा to reduce 1 mole of Fe2O3, या मैं ये लिखता हूं बेटा, रुको, to obtain, हाँ जी, to obtain 1 mole of Fe+2 from Fe2O3। to obtain 1 mole of Fe+2 from Fe2O3। ठीक है, अब बताओ, मतलब Fe2O3 से हमें क्या बनाना है, 1 मोल Fe+2 बनाना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, हाँ जी, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी Fe2O3 में Fe किस में, +3 में, तो Fe+3 से क्या बन जाएगा, Fe+2, क्या बन जाएगा, Fe+2, यही बनेगा। कितने मोल चाहिए, अच्छा कितने मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए। Fe+2 जो चाहिए वो कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल के लिए ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, 1 मोल Fe+2 के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 के लिए 1 हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू 1 फेराडे। 1 फेराडे मतलब 96,500 कूलम अगर इलेक्ट्रिसिटी दोगे काम चल जाएगा। $96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी दोगे बेटा, काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कितना बनाना है तुम्हें Fe+2, पहली क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल Fe+2 बनाना है। तो 1 मोल Fe+2 में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। यहाँ आयरन +3 में है तो डायरेक्टली लिख दिया Fe+3 से +2 में। तो 1 मोल के लिए 1 मोल Fe+2 में 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। 1 मोल की जरूरत मतलब 1 फेराडे, 1 मोल की जरूरत मतलब 1 फेराडे। ठीक है बेटा, दूसरा और करता हूं, एक और करते हैं, सेकंड। हाँ बच्चों, टू ऑब्टेन O2 from 1 mole of H2O। हाँ, या इसे लिखा जाए कि टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O। एक मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी फेराडे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगी। क्या करोगे, रिएक्शन पता होना चाहिए बेटा। H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है, H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी बेटा, H2 या O2। हाँ बच्चों,
H2O का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? O2 ऑक्सीजन जाती है किससे? -2 से 0 में, -2 से 0 में कितने क्या बनता है? और तो 2H2O will give O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही रिएक्शन होती है बेटा। रिएक्शन बैलेंस है ना, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, चार्ज बैलेंस है 4 + 4। ठीक है, हाँ, 1 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी? बताओ बच्चों, ध्यान से देखो। 2 मोल H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? 4। रिएक्शन को देख के पता लग जाएगा। मैं इस फॉर्म, तुम कहोगे सर इस फॉर्मूले का काम नहीं आ रहा, आएगा बिल्कुल, क्वेश्चंस कराऊंगा, इस फॉर्मूले का भी काम में लेंगे हम लोग, है ना। अभी देख लेते हैं, अभी तो बिना इस फॉर्मूले के भी काम चल जाएगा। हाँ बेटा, लो, 2 मोल H2O, 2 मोल H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? 4 मोल। मतलब 2 मोल के लिए 4 मोल, तो 1 मोल के लिए कितने का होगा बेटा? ऑब्वियसली तो तुम्हें कितने मोल H2O का ऑक्सीडेशन करना है? तुम्हें सिर्फ 1 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन करना है। तो 2 मोल के ऑक्सीडेशन में 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितने ट्रांसफर होंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। हाँ या ना? मैं लिख देता हूं, 2 मोल H2O से तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल H2O के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 फेराडे चार्ज। कितना चार्ज? 2 फेराडे, मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज। 96,500 कूलम चार्ज। हाँ या ना? कोई दिक्कत? 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज, ये आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अब कोई तुमसे बोलेगा, हाँ, अब मैं बोलूं कि भाई तीसरा तीसरा क्वेश्चन करता हूं, अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस डिपोजिटेड ठीक है। अब इसको बस उस जो पिछला सवाल था ना बेटा, इसे थोड़ा घुमा के लिख रहा हूं मैं, जिससे तुम्हें क्लियर और चीजें हो जाए। मैं पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस डिपोजिटेड या लिबरेटेड, सॉरी, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड on passing 8 Faraday electricity through water। ठीक है, 8 Faraday electricity through water। हमें क्या बताना है? हमें बताना है ऑक्सीजन गैस कितनी लिबरेट होगी जब हम 8 Faraday इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं पानी से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तुम्हें चार्ज दे रखा है। तुम्हें क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है। तुम्हें चार्ज दे रखा है और मास बताना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपना सिंपल मेथड से करूंगा। अब बताओ, पानी से अगर O2 बन रहा है, इसका मतलब पानी का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्या बन रहा होगा? 2H2O से, हाँ जी, 2H2O से बन रहा होगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यही रिएक्शन हो रही होगी। हाँ जी, पहले तो मैं अपनी सिंपल मेथड से कर लूंगा और फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा, जिससे ये फॉर्मूला भी यूज हो जाए। ठीक है, वैसे बिना फॉर्मूले के भी ये सवाल हो सकता है। देखो ध्यान से, देखो 8 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, 8 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 इलेक्ट्रॉन O2 कितने बन रही है इस रिएक्शन में? पहले तो बात तो ना, रिएक्शन लिखो तो पहले बैलेंस जरूर कर लिया करो, सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर लिया करो और चार्ज भी बैलेंस कर लिया करो, तो सब कुछ बैलेंस है मेरी इस रिएक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, और इसका कोएफिशिएंट कितना है? 4। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 4। इसका मतलब क्या है कि भाई 1 मोल O2
1 मोल O2 लिबरेट होती है जब कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 1 मोल O2 डिपॉजिट होगी। मतलब मैं लिख देता हूं कि 4 मोल O2, सॉरी 4 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1 मोल O2 लिबरेटेड। हाँ या ना? 4 मोल इलेक्ट्रॉन पास, 4 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे तो 1 मोल O2 लिबरेट होगी। 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा? कितनी इलेक्ट्रिसिटी? 4 फैराडे। 4 फैराडे चार्ज तो 1 मोल O2। हाँ या ना? 1 मोल का चार्ज 1 फैराडे तो 4 मोल का चार्ज 4 फैराडे, तो 4 फैराडे चार्ज तो 1 मोल O2। और हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं? 4 फैराडे 8 फैराडे, तो 8 फैराडे चार्ज, 8 फैराडे चार्ज का मतलब क्या है? 8 फैराडे चार्ज का मतलब है 1/4 into 8, मतलब कितना O2? 2 मोल O2। कितना मोल O2 ट्रांसफर होगा? 2 मोल O2 लिबरेट होगा। ठीक है, 2 मोल O2 मतलब कितने ग्राम? तो 2 into 32 दैट इज 64 ग्राम। कितने ग्राम O2 लिबरेट होगी बेटा? 64 ग्राम O2 इज लिबरेटेड। 64 ग्राम O2 लिबरेट होगी अगर 8 फैराडे चार्ज दोगे तो तुम। ठीक है, ये मैंने बिना किसी इस फॉर्मूले के कर लिया। मैं इस फॉर्मूले को भी लेके करूंगा सवाल, इस फॉर्मूले को भी काम में लूंगा तब भी करूंगा। चेक करो, देखो, ध्यान ध्यान दो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, 4 फैराडे तो 1 मोल O2, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल O2, मतलब 4 फैराडे से 1 मोल, तो 8 फैराडे से 2 मोल, 2 मोल मतलब 64 ग्राम O2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? सेकंड मेथड, मैं उस फॉर्मूले को काम में लूंगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है, अब मैं उसे काम में लूंगा। वो क्या है बेटा? हाँ, फॉर्मूला क्या है बेटा? पहले तो मैं वापस रिएक्शन लिख देता हूं बच्चों। 2H2O, ये रिएक्शन ना भी लिखूं, बिना रिएक्शन के करता हूं। चलो, फॉर्मूला क्या है बेटा? W इज इक्वल टू ZQ। ZQ मतलब E/F इंटू Q। ठीक है, वेट किसका निकालना है तुम्हें? वेट ऑफ O2 लिबरेटेड। यहां से वेट निकल जाएगा डायरेक्टली, मास निकल जाएगा O2 का डायरेक्टली, कितना लिबरेट होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ O2 लिबरेटेड इज इक्वल टू E/F। E क्या? इक्विवेलेंट वेट किसका? O2 का। जिसका जो चीज डिपॉजिट होगी, ध्यान रखना, Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट किसका? O2 का। जो डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट कौन हो रहा है? O2 डिपॉजिट हो रही है, ध्यान रखना। Therefore W is equal to E। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। किसका एन फैक्टर? एन फैक्टर किसका? विच इज डिपॉजिटेड। ध्यान रखना, एन फैक्टर किसका? एन फैक्टर किसका? विच इज डिपॉजिटेड। एन फैक्टर और ये क्या? मॉलिक्यूलर वेट किसका? जो डिपॉजिट हो रहा है। कौन डिपॉजिट हो रहा है? O2 डिपॉजिट हो रहा है। ध्यान रखना, मैंने एन फैक्टर निकालने का तरीका। अब इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कौन डिपॉजिट हो रहा है? O2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा? 32। कितना होगा? 32 अपॉन एन फैक्टर पे आ जाओ बेटा, सारे लोग आ जाओ एन फैक्टर पे। यहां तुम गलती करोगे, मैं क्वेश्चंस और भी कराऊंगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? O2 का 32 अपॉन एन फैक्टर O2 का। O2 कहां से आ रहा है? O2 आ रहा है H2O से। हाँ जी, O2 आ रहा है H2O से। H2O से आ रहा है O2। ठीक है, मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने में? 0 में। यहाँ पर किस में? -2 में। यहाँ है 0 में और यहाँ है -2 में। एन फैक्टर किसका चाहिए तुम्हें? O2 का। ध्यान रखो, 0 किस से आ रहा है? -2 से। 0 आ रहा है -2 से, कितने का चेंज? 2 का चेंज। और ऑक्सीजन कितनी है? 2। एन फैक्टर निकालने के तरीके मैंने बताए होंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पर एटम लिखा जाता है, पर एटम। ये ऑक्सीजन 0 में है, 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन 0 कहां से आ रही है? -2 से आ रही है। कितने का चेंज हो रहा है? 2 का चेंज हो रहा है। एक ऑक्सीजन के लिए 2 का चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो इसका एन फैक्टर कितना है बेटा? सबको पता होना चाहिए, इसका एन फैक्टर है
4 और इसका कोई एन फैक्टर तुमसे पूछे तो इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर है 2। क्यों है इसका एन फैक्टर 2? ऑक्सीजन -2 से कहां जा रही है? 0 में। कितने का चेंज? 2 का। ऑक्सीजन कितनी है? 1 ही है, तो इसका 2। लेकिन तुम्हें एन फैक्टर किसका चाहिए? H2O का या O2 का? जो डिपॉजिट होता है O2 का चाहिए। कंफ्यूज मत होना, ये यूज करेंगे हम लोग। एन फैक्टर जिसको निकालना नहीं आता है, वैसे तो 11th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेकिन दोबारा सीख लो, दोबारा सीख लो कैसे निकालते हैं। O2 का एन फैक्टर निकालना तो देखा करो, ऑक्सीजन कहां से कहां जा रही है या कहां से कहां आ रही है। ऑक्सीजन यहाँ आ रही है 0 में, 0 कहां से आ रही है? -2 में। -2 से कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 2 का। 2 का। लेकिन ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 2 है। वो तो 1 के लिए चेंज होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन 0 से -2 में आ रही है, 2 का चेंज। ऑक्सीजन 2 है तो कितने का चेंज होगा? 4 का चेंज हो जाएगा, इसलिए एन फैक्टर 4। इसका एन फैक्टर 2 क्यों हुआ? ऑक्सीजन -2 से जा रही है 0 में, कितने का चेंज? 2 का। लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? 1 ही है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? पानी का एन फैक्टर 1 हो जाएगा, सॉरी H2 का एन फैक्टर 2 हो जाएगा। क्योंकि एन फैक्टर की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखाई भी है अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले। एन फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? जिस का भी एन फैक्टर निकाल रहे हो उसके 1 मोल के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसके 1 मोल के लिए, इसके 1 मोल में 2 मोल O हैं, 1 मोल में 2 मोल O हैं, तो 4 का चेंज होगा। इसमें 1 मोल में 1 मोल ही है, 1 मोल H2O में 1 मोल ऑक्सीजन ही है, तो 2 का ही चेंज होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो गया E। फेराडे को तो F ही रहने देता हूँ। और कितना चार्ज पास करा रहे हो? चार्ज पास करा रहे हो 8 फेराडे, तो इंटू 8, 8 फेराडे। F से F गया, ये 2 बार गया, कितने ग्राम आ गया? यहाँ से डायरेक्टली आ गया कितने ग्राम? 64 ग्राम। यहाँ भी कितने ग्राम आया था बेटा? यहाँ भी 64 ग्राम ही आया था, उस मेथड से कर रहे थे। 64 ग्राम O2 ही डिपॉजिट होगा। और यहाँ देख लो कितने ग्राम O2 डिपॉजिट होगा। हाँ जी, कितने ग्राम डिपॉजिट होगा? 64 ग्राम O2 ही डिपॉजिट होगा। समझ में आ गया? तो चाहो तो उस फॉर्मूले से कर लो, चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लो, या बिना फॉर्मूले के कर लो। ध्यान रखना बेटा, एन फैक्टर में गलतियां मत करना, एन फैक्टर में गलतियां मत करना। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं बेटा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ gases obtained at NTP on passing 4 Faraday electricity, on passing 4 Faraday electricity through. Calculate volume of gases obtained at NTP on passing 4 Faraday electricity through aqueous NaCl solution. Through aqueous NaCl solution, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, we have to calculate volume of gases obtained at NTP on passing 4 Faraday electricity through aqueous NaCl solution. ठीक है, मैं वही क्वेश्चन इस वाले सवाल को भी मैं दोनों तरीके से करूंगा अपने। ठीक है, पहला मेथड, पहले मेरे को पता है कि भाई NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कहां पर, पहले तो रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए। अब किसमें क्या, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी काम में आएगा। तुम्हें पता है कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है? जब तुम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या रिएक्शन होती है? Na+ से क्या बन जाता है? सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाता है वहां तो। ठीक है, मतलब यहाँ तो कोई गैस लिबरेट नहीं हो रही। एनोड पर क्या होता है? हाँ जी, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होता है? Cl- का। किसका? Cl- का। तो 2Cl- will give Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम्हें पता है कि कैथोड पर कोई गैस लिबरेट नहीं हो रही, एनोड पर लिबरेट हो रही है। किस पर हो रही है? एनोड पर लिबरेट हो रही है।
ठीक है, नेट रिएक्शन क्या होगी बेटा, अगर लिखना चाहो तो नेट रिएक्शन क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर लिखेंगे, हाँ या ना, हाँ। तो रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन बेटा 2Na प्लस 2Cl माइनस विल गिव Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। मैंने नेट रिएक्शन लिख दी, वैसे ये काम नहीं था। 2Na प्लस 2Cl माइनस विल गिव Na प्लस Cl2। ध्यान से देखो कौन सी गैस की बात होगी, सिर्फ बात होगी इसकी, कौन सी गैस डिपॉजिट हो रही है, सिर्फ क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, कौन सी, क्लोरीन। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, तो क्या दिख रहा है ध्यान से इसमें कि भाई क्या दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 1 मोल Cl2 बन रही है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Cl2, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे से 1 मोल, मैं लिख दूं डायरेक्टली, मैं लिख सकता हूं 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Cl2, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Cl2, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Cl2, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 फेराडे चार्ज से 1 मोल गैस, 1 मोल Cl2, 1 मोल Cl2 गैस, ठीक है। और हम कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, 4 फेराडे, तो 4 फेराडे से कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 4, यानी कितना, 2 मोल क्लोरीन गैस, 2 मोल Cl2 गैस डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो 2 इंटू 22.4 यानी कितना, 44.8 लीटर, इतना आ जाएगा बेटा, 44.8 लीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो तो 1 मोल Cl2 बनेगा, 2 मोल से 1 मोल यानी 2 फेराडे से 1 मोल, तो 4 फेराडे से 2 मोल Cl2, और एनटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर, तो कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। सेकंड मेथड और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। सेकंड लॉ हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड क्या होगा बेटा, सेकंड मेथड में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बेटा हम लोग W इज इक्वल टू ZQ, वेट किसका है ये, जो डिपॉजिट हो रहा है, कौन डिपॉजिट हो रहा है, वेट ऑफ Cl2, है ना भैया, जो भी लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, उसका फॉर्मूला W बराबर ZQ। तो यहां से बेटा W कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा W, Z क्या होता है, E/F इंटू Q, ठीक है। हाँ जी, W मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा Cl2 का, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन N फैक्टर इंटू F इंटू Q, ठीक है। हाँ जी, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 71, एन फैक्टर कितना है, किसका एन फैक्टर चाहिए तुम्हें, Cl2 का, Cl2 कहां से आ रहा है, Cl माइनस से आ रहा है, किसका एन फैक्टर चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए एन फैक्टर Cl2 का, जो लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है उसी का एन फैक्टर चाहिए होता है। यहाँ क्लोरीन देखो किसमें है, यहाँ क्लोरीन है 0 में, यहाँ किसमें है -1 में, ठीक है। 0 -1 से आ रहा है, कितने का चेंज, 1 का, और क्लोरीन कितनी है, 2 है, तो एन फैक्टर इसका कितना है, 2। कोई तुमसे पूछता है इसका एन फैक्टर बताओ, वैसे काम नहीं आएगा इसका एन फैक्टर, लेकिन कोई तुमसे पूछने लग जाए इसका एन फैक्टर 1 होता है, क्यों है, -1 से कहां जा रहा है, 0 में, 1 का चेंज, क्लोरीन कितनी है, 1 ही है, तो एन फैक्टर 1। यहाँ पे 0 कहां से आ रहा है, -1 से 1 का चेंज, लेकिन क्लोरीन कितनी है, 2, तो एन फैक्टर 2 हो गया, हमें काम यही लेना है, ठीक है। तो 71 डिवाइड बाई 2 इंटू F, और चार्ज कितना है, 4 फेराडे, 4 ही था ना बेटा, हाँ, तो F से F गया, तो यहां से कितना आ गया बेटा, 71 इंटू 2 ग्राम। मोल्स चाहिए तुम्हें, मोल्स ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 71 इंटू 2 अपॉन 71, मास अपॉन मोलर मास, इतने मोल्स आ जाएंगे, कितने आ गए बेटा, ये 2 मोल आ गए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट एनटीपी, Cl2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 यानी 44.8 लीटर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग बार बार, या तो डायरेक्टली रिएक्शन लिख के भी कर सकते हो, वरना ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, फेराडे का फर्स्ट लॉ लगाओ तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। W बराबर ZQ, Z इज E by F, E इज इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। किसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं? जिसका वेट निकालते हैं। किसका वेट निकाल रहे हैं? जो डिपॉजिट हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 71। एन फैक्टर कितना है? 2। फैराडे चार्ज ग्राम आ गया। मास आता है, मोल्स निकालने के लिए Cl2 के मोलर मास से डिवाइड कर दिया, 71 कैंसिल हो गया, 2 मोल, तो वॉल्यूम कितना आ गया? 44.8 लीटर। ये है बेटा अपना फैराडे का फर्स्ट लॉ। बाकी हम लोग सेकंड लॉ अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, वो तो आसान है। ठीक है, थैंक यू।